ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार 8 सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है और परसेंटेज हम आपसे लगातार साझा कर ही रहे हैं। ठीक है, और हम चर्चा भी कर रहे हैं 8 सीटों पर। अब तो जो मतदान प्रतिशत आया है, हाल के दिनों में जो तैयारियां हमने देखी, बयान हमने सुने, उसके आधार पर विश्लेषण भी कर रहे हैं कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। 4 जून को फाइनल नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा किसके दावों में कितना दम है। लेकिन उससे पहले एक कह लीजिए संदेश जा रहा है या फिर इशारा मिल रहा है, वो जनता के बीच पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें, सबसे कम इंदौर में देखने को मिल रहा है। बीजेपी कह रही है शंकर लालवानी तो आराम से जीत जाएंगे। कांग्रेस के अपने दावे हैं कि नोटा के सहारे बीजेपी को कड़ा चैलेंज मिलेगा और मजबूती के साथ जवाब मिलेगा। अपने मेहमानों का रुख करते हैं। शिवम शुक्ला जी और अपराजिता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं रुख करता हूं अपराजिता जी का। अपराजिता जी, एक चर्चा ये भी हो रही है कि कांग्रेस के पास कई सारे मुद्दे हैं बीजेपी को घेरने के लिए, गिनाने के लिए, लेकिन जो संगठन मजबूत होना चाहिए उस आधार पर उस लड़ाई पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल भी नहीं दिव्यांश जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब मैं कह रही थी तो मैं आपकी तरफ नहीं, हर एक भारतीय का खून खौलना चाहिए, वो मेरे कहने का तात्पर्य था। आप लोग तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लगातार जनता के मुद्दों की आवाज़ें उठा रहे हैं और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जी न्यूज़ पे बैठकर कि जनता सुनेगी और सही मुद्दों पे बात होगी। मुद्दे आज क्या है चुनाव के सबसे बड़े? महंगाई और बेरोजगारी। लोकल इश्यूज की अगर बात की जाए तो लोकल इश्यूज आज इतना नैरेटिव डोमिनेट कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो भी सेकंड हो गया है, दूसरा हो गया है, क्योंकि आज इश्यूज मुद्दों पर हर कोई हम और आप वोट डालना चाहते हैं। बिहार की बात करें, कर्नाटका की बात, एक चीज जोड़ रहा हूं, ये पॉलिटिकल सवाल है मेरा। और नैरेटिव सेट चाहे बीजेपी ने किया हो चाहे कांग्रेस ने किया हो, नैरेटिव ए नेता ने किया हो, नैरेटिव बी नेता ने सेट किया हो, लेकिन उस नैरेटिव को या मुद्दे को जनता तक पहुंचाना जरूरी है, जनसंपर्क जरूरी है। मेरा सवाल यह था कि संगठनात्मक स्तर पर क्या आप इतनी मजबूती के साथ मैदान में दिखाई दिए? क्या ये जो भी आपके मुद्दे थे आप जनता तक पहुंचा पाए? निश्चित तौर पर मुझे आपका प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया था पहली बार भी। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर एक वर्कर धरातल पर पहुंचाया है मैसेज कि आज संविधान खतरे में है। और सबसे बड़ी बात, जब हम धरातल पर गए हैं तो इस बार हमने क्या देखा दिव्यांश ने? हमने देखा कि हम तो मैसेज पहुंचा ही रहे हैं, ये मैसेज खुद जन जन तक पहुंच चुका है, क्योंकि हर कोई, हर वर्ग आज आक्रोशित है, हताश है। जो मैंने आपको कहा, आज महंगाई और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि हर एक भारतीय आज परेशान है। और जहां तक हमारे मैनिफेस्टो की बात की जाए तो आपने तो देखा प्रधानमंत्री जी ने उसको कितने अच्छे से घर घर तक पहुंचाया है। तो हमारे मैनिफेस्टो की बातें, हमने जो युवाओं के लिए कहा है, महिलाओं के लिए कहा है, जो हमने जातिगत जनगणना की बात की है, जो हमने संविधान के रक्षा की बात की है, जो हमने महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों के सम्मान की बात की है, वो घर घर तक निश्चित तौर पे पहुंचा है। बात करें कर्नाटका की, बात करें बिहार की, बात करें महाराष्ट्र की, इन स्टेट से, इन प्रांतों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटें आई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। हर प्रांत में, हर स्टेट में आक्रोश नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार असत्य बोला है। कांग्रेस के लिए 10 साल हो गए। पता चली जाएगा अपराजिता जी। मैं लौटती हूँ आपके पास। शिवम शुक्ला जी, निश्चित तौर पर पता चलेगा जी। शिवम जी आपके पास आना चाहूंगी। शिवम जी, लगातार आक्रोश की बात कही जा रही है, मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, जो कि लगातार कांग्रेस ने उठाए भी हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार आश्वस्त नजर आती है कि 29 की 29 सीटों का जीतकर कमल के फूल की माला बनाकर प्रधानमंत्री को अर्पित की जाएगी। ये अति उत्साह तो नहीं कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे और 7 दिन जनता के बीच में रहते हैं और जनता से जो भावना आती है उसी को नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अब की बार 400 पार का नारा हो, 29 कमल की बात हो, 370 वोटों की बात हो, 370 सीटों की बात हो, यह तमाम चीजें जनता से ही जुड़ी हुई हैं। जनता ही इन चीजों को कह रही है और वही हमारे नारे के रूप में प्रतिबिंबित हो रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अपराजिता जी जब महंगाई की बात करती हैं तो हमें समझना होगा यूपीए के आखिरी शासनकाल के आखिरी वर्षों में
देश में महंगाई दर 12% के आसपास थी, आज वह घट करके 5% के आसपास रह गई है। यह तो दिखाता है कि इन्होंने जो सरकार चलाई है उसमें विफलताएं ही अर्जित की हैं। कोई इस प्रकार से कंक्रीट कांग्रेस के पास ऐसा एविडेंशियल डाटा नहीं है जिसके आधार पर यह जनभावना को बता सके कि महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। जनता को दिखाई क्या पड़ रहा है? जनता को दिखाई पड़ रहा है कि एक और कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, चाहे वह 20 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना हो, अथवा 18 करोड़ घरों तक नल जल योजना के माध्यम से राशन पहुंचाना, माफ कीजिएगा, पानी पहुंचाना हो, तकरीबन 80 करोड़ परिवारों को राशन देने की बात हो, 1.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने हो, 6-7 करोड़ के आसपास किसानों के खाते में सम्मान निधि डालनी हो। इस प्रकार से एक श्रृंखलाबद्ध योजना कल्याणकारी चलाई है। और उसके पश्चात इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे 25 के करीब IIT, एम्स और इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बने, 5 लाख किलोमीटर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। हमने देखा कि रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, आधुनिक वंदे भारत और इस प्रकार की ट्रेनें चलाई गई। इन तमाम चीजों से जनता ने कहीं ना कहीं स्वयं को प्रभावित महसूस किया। और जब अपने मताधिकार का जनता प्रयोग करने जाती है तो जनता देखती है कि आज राष्ट्र का वैभव भी ऊपर जा रहा है। हमारे जितने भी विरोधी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, इन दोषों की आज हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंखें उठा करके देख सके। इसके साथ ही साथ मां भारती के वैभव को विश्व के उत्कर्ष पर ले जाने के लिए हमने कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में आज नेतृत्व की भूमिका में हम आए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत नेतृत्व कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच में जब युद्ध होता है तो भारत की सरकार का एक स्टेक रहता है, वहां पर हमारी बात को महत्व दिया जाता है। तो भारत आज तीसरे दुनिया की देश न रह करके एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और स्वाभाविक तौर पर यह चीजें जनमानस इस देश का गंभीरता के साथ इसको समझ रहा है। और जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने लोग घरों से शिवम जी, बाहर जा रहे लेकिन हैं, जब जनता के घर की महिलाओं पर बात आती है ना, तो वो देखती है कि घर का सिलेंडर सस्ता हुआ कि नहीं, घर में जो किचन में सामान रखा है वो सस्ता हुआ कि नहीं, उनके जो यूज की चीजें हैं वो सस्ती हुई कि नहीं। कशिश जी, देश में एक और हमने जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें वृद्धि दर्ज की 10 वर्षों में, उसके अनुरूप महंगाई नहीं बढ़ी देश में। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिलेंडर, ठीक है, ये आपका तर्क है। मैं छोटा सा एडिशन ठीक है, सिलेंडर का उदाहरण दे देता हूँ। आपके स्मरण में रेणुका चौधरी जी जो कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री थी, उनका एक बयान होगा। जब उनसे एक पत्रकार पूछते हैं कि 800 रुपए देश में सिलेंडर है, आप क्या कहेंगी? तो बोले, क्या देश का आम नागरिक जो सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है वो इतना गरीब है कि 800 का सिलेंडर वो नहीं खरीद सकता? उस वक्त देश के आम गरीबों के पास सिलेंडर पहुंच जाने की ही सहूलियत नहीं थी। हमारी सरकार अच्छा शिवम भाई, लेकर के आई। आज देश में आपने अपना तर्क पेश कर लिया, सिलेंडर है। ठीक है, आपने अपना तर्क पेश कर लिया। मेरी सहयोगी का नाम कोमल है। कोमल, माफ कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, एक सवाल मैं जनता के लिहाज से पूछना चाहता हूं। आप हम तो जानते हैं ये जो नेता कहते हैं नैरेटिव सेट करना, जरा आप हमें मध्य प्रदेश की जो चुनावी रस्साकसी के बीच में अभी कुछ मुद्दे उठे थे, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। नैरेटिव सेट करने का मतलब क्या होता है? जनता को समझ में आएगा। कई बार नेता बोलते हैं नैरेटिव सेट करना, पत्रकार भी बोलते हैं, बहुत चर्चा होती है इसको लेकर। अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, नैरेटिव सेट करने का तात्पर्य यह है कि पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल आउटफिट्स एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जनता उस जाल में फंसने की तरफ चली जाती है। ये नैरेटिव सेट करना ठीक प्रोपेगेंडा जैसा होता है। जैसे कि हम लोग, आप जर्नलिज्म में प्रोपेगेंडा पढ़ते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा ही है कि वो प्रोपेगेंडा से हम पब्लिक के ओपिनियन को अपनी तरफ ले लें। मध्य प्रदेश का अगर एग्जांपल लेते हैं तो मध्य प्रदेश में देखिए 2 प्रकार के नैरेटिव सेट किए गए दोनों पार्टी के। यहाँ जो भी टक्कर है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस का ये प्रयास रहा है कि नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेटिक या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाए, इस पर पूरा फोकस, या यूं कहें कि उन्होंने इस चीज पर भी प्रयास किया है कि ये जो गारंटीज है नरेंद्र मोदी की वो कहीं ना कहीं पूरी फुलफिल, चाहे तो 2020 के असेंबली इलेक्शंस में जो वादे किए गए, चाहे वो 2700 रुपए MSP गेहूं का हो, या 3000 लाडली बहनाज को देने का हो, या दूसरी 450 का सिलेंडर देने का। इन चीजों के मामले में कांग्रेस ने एक बड़ा नैरेटिव सेट करने का, इवन मैं ये कहूंगा कि जीतू पटवारी ने प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से जिन चीजों को फोकस किया उसने, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी का फेस, उनकी गारंटीज, केंद्र सरकार की डेवलपमेंट के काम, नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो काम किया है राम मंदिर का निर्माण, यानी कि हिंदुत्व का एजेंडा। देखिए, बहुत शानदार चीज आपको बताने जा रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी की 3 मुख्य एजेंडा है जब से जनसंघ का गठन हुआ है तब से रहे हैं। एक तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या, और तीसरा इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी अक्रॉस इंडिया। ये भारतीय जनता पार्टी की मेन एजेंडा रहे हैं, जिसमें पिछले 2 टेन्यूर में नरेंद्र मोदी लीड भाजपा सरकार ने ये फुलफिल किए। तीसरा यूसीसी का वादा इस समय स्ट्रांगली किया जा रहा है। आप देखिए, एक सेंटिमेंट नाम की चीज आपने सुनी हो, हम हैं, आप हैं, यहाँ हमारे और पैनल साथी हैं, कोमल जी हैं। ये अगर हमारे धर्म की बात हो, रिलीजियन की बात, हमारे नेशन की बात हो, या नेशनलिज्म की बात हो, इस पर जब भी बात होती है, हम अपनी सुविधाएं, ठीक है, हम अपना खाना, हम अपना पीना, सब कुछ त्याग कर सकते हैं। सर, आज जहाँ का चुनाव हो रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा है, और मैं आपका शुक्रिया अदा इस बात को लेकर करता हूं कि सवाल जवाब के बीच थोड़ी सी क्लास जो है जनता को मिल गई। कुछ समझ में आया होगा इस विषय को लेकर, थोड़ा बारीकी से उन्हें। मैं आता हूं के पास, जरा मौसम को लेकर एक अपडेट आ रहा है। शाहजहांपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा और आंधी के साथ यहां पर जोरदार बारिश भी हो गई है। मतदान पर बारिश का असर दिख रहा है। मतदान केंद्रों की बात करें तो मतदाता केंद्रों पर फिलहाल पहुंच नहीं पा रहे हैं। तेज हवा के चलते मतदान केंद्रों पर जो टेंट लगे वहां पे गिर गए हैं। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तस्वीरें अपने आप में खुद बता रही हैं कि यहां पर पहुंचना आसान नहीं है। तेज हवाएं चल रही हैं। मतदान केंद्रों पर तो अंधेरा भी छाया हुआ है। मतदान कर्मी भी इधर उधर हो गए हैं स्थितियों को संभालने के लिए, और जो यहां पर आम जनता पहुंच रही है वो वहां की स्थितियों को देखकर और भी ज्यादा घबराई हुई। करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। शाहजहांपुर से तस्वीरें सामने आई है जहां पर टेंट जो लगे हुए थे वो गिर गए हैं। आंधी भी चल रही है, बारिश भी हो रही है। कुल मिलाकर यहां जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं वो मतदान करने के लिहाज से बहुत विकट है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, टेंट भी गिर गए हैं। ऐसे में अब मतदान करने के लिए जो लोग जाने वाले थे वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इंतजाम जो किए हुए थे वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से तो किए थे, लेकिन अब अव्यवस्था दिख रही है पूरी तरह से। मौसम की मार देखी जा रही है। उज्जैन में बीजेपी पार्षद हेमंत गहलोत पर महिला बीएलओ से अभद्रता का आरोप लगाया। आपको बता दें, मामला सरस्वती विद्यालय बिल्डिंग का है। महिला बीएलओ के मतदान कक्ष के द्वार पर बैठने को लेकर बीजेपी पार्षद ने आपत्ति जताई। पार्षद का कहना था कि बीएलओ मतदान केंद्र के बाहर बैठे, जबकि बीएलओ का कहना था कि वो अपने निर्धारित स्थान पर बैठी हुई हैं। पार्षद ने बीएलओ को धमकाते हुए अभद्रता की है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। हंगामा करने पर पुलिस ने पार्षद को मतदान केंद्र से बाहर निकाला है। ये जो वीडियो सामने आया है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ महिला बीएलओ खड़ी हुई हैं, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। मतदान कक्ष के द्वार पर बैठने को लेकर पूरा मुद्दा गरमाया, हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस वहां जो मौके पर मौजूद थी, पार्षद को बाहर निकाला। तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से पार्षद को यहां से बाहर निकाला जाता है। हेमंत गहलोत ने महिला बीएलओ से जिस तरह से अभद्रता की उसका वीडियो सामने आ रहा है, वायरल भी हो रहा है। मतदान कक्ष के द्वार पर बैठने पर आपत्ति जताई गई थी और इस आपत्ति ने विवाद का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते माहौल कहां तक पहुंच गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, खरगोन में लोकतंत्र के महापर्व पर एक बड़ी अच्छी तस्वीर सामने आई। यहां बिस्टान में एक बुजुर्ग महिला मतदान करने के लिए आई। इस दौरान एडिशनल एसपी ने खुद उन्हें व्हील चेयर से मतदान बूथ तक ले जाकर वोट डलवाया। एएसपी ने कहा बुजुर्ग महिला के साथ कोई था नहीं, इसीलिए उन्होंने वोट डलवाने में उनकी मदद की। और बड़ी सुखद तस्वीरें होती है ये दिव्यांश, क्योंकि जब इस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है, क्योंकि मतदाता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है और जो पुलिसकर्मी है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। बड़ी सुखद तस्वीर है ये। लोकसभा क्षेत्र खरगोन और लोकसभा क्षेत्र खंडवा, भीकनगांव और बड़वाह में निर्विघ्न शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, प्रशासन चौकन्ना है, किसी प्रकार की कोई भी खबर गलत नहीं है। मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के तहत लगातार मतदान जारी है। बस थोड़ा सा वक्त रह गया है। एक बार फिर से एक जिम्मेदार चरण होने के नाते हम आपसे अपील कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द निभाएं, क्योंकि ये आखिरी चरण की लड़ाई है।
8 सीट पर जिस तरह से हाल के दिनों में घमासान छिड़ा हुआ था, अब अपने मत के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि नेताओं ने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया अपने बयानों के जरिए, अपने वादों और दावों के जरिए। अब आपकी बारी है और इन चंद घंटों में साबित कीजिए कि आपको शिकायतें हों या अपने उम्मीदवारों से आपको लगता है कि फायदा होने वाला है, वो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, कौन आपके मुश्किलों की बात कर रहा है, किस पर आप भरोसा करते हैं, किस पर नहीं करते हैं, वो घड़ी आ गई है। कृपया करके जल्द से जल्द अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक वोट अगले 5 साल की सरकार चुनेगा और आपके जो भी सपने हैं वो पूरे करेंगे या नहीं, या आप अपने अकॉर्डिंग सोचकर वोट डालने के लिए जरूर जाइए। और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अपराजिता जी, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। अब जो शिकायतें, समस्याएं, आपने चुनावी मन से बहुत आपने बातें बोली होंगी, एक नहीं 100 बोली होंगी और खूब वार पलटवार हुआ होगा। अब जरा हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्थिति देखने को मिल रही है। अब अच्छी बात तो यह है कि पहले हम गर्मी की बात कर रहे थे पिछले 3 चरणों में, आज मौसम जरा पलटा तो ऐसा पलटा कि मुसीबत भी खड़ी हो गई। यही सियासत में भी होता है कई बार। अपराजिता जी, बट दिव्यांश जी मुद्दों की बात करना इसलिए बहुत जरूरतमंद हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नैरेटिव को उलझाने की कोशिश करती है। जब आप बार बार कब्रिस्तान की बातें करते हो, मंगलसूत्र की बातें करते हो, इस प्रकार की बातें करते हो, तो वोटर, मतदाता भी समझ जाता है ये आप ध्यान भटकाने की राजनीति इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका रिपोर्ट कार्ड खाली है। आप ना युवाओं को रोजगार दे पाए, ना महिलाओं और आदिवासियों को सम्मान दे पाए, ना आप कृषि को लाभ का धंधा बना पाए। तो इसलिए मतदाताओं को लगातार मुद्दे याद हैं और मैं बार बार कहती हूं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण हारेगी। ये शिवम जी मैं आपको यहां से बता देती हूं और 4 जून को हम फिर बात करेंगे। शिवम जी, आप बात कर रहे थे विदेश में क्या चर्चा है। विदेश जाइए और देखिए किस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की जो परसेप्शन है उसको धूमिल किया है, हमारे देश की अच्छा, मैं 2 मिनट का मौका किया है। मैं 2 मिनट का आज मौका हम यहाँ पे बैठे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार भारत गिरता चला जा रहा है। अपराजिता जी, मैं सवाल जवाब का मौका आप दोनों को देता हूं। 30-30 सेकंड का वक्त है, दोनों को विंडो में ले आइए। शिवम जी और अपराजिता जी, एक सवाल आप दोनों से कर सकते हैं, आप एक दूसरे से। पहले शिवम जी 2 कमेंट बोल भी लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, 20-20 सेकंड का टाइम है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि यह जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें समझना होगा 51 से ज्यादा बार देश की निर्वाचित सरकारों को गिराने वाले लोग यह लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारी 16 वर्षों तक केंद्र में सरकार रही, हमने किसी भी एक भी निर्वाचित तरीके से चुनी हुई सरकार को आज तक बर्खास्त नहीं किया। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। यह जब अपने अल्पसंख्यकों को घोषणा पत्र में इस बात का दावा करते हैं कि हम आपको खान पान की आजादी देंगे, इनके मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में था कि यह वक्फ की जो जमीन थी उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सदैव ही वक्फ को अलग से कानूनी अधिकार देने की बात क्यों की जाती है? क्या यह लोग, यह जो हमारे देश में सामान्य नागरिक, सवाल इतना लंबा थोड़ी ना होगा शिवम भाई, सवाल इतना लंबा थोड़ी होगा, छोटा सवाल। तो 2 चीजें, बात पूरी और सवाल छोटा। सवाल नहीं बोल पाएंगे। सामान्य नागरिक संहिता कानून जो है उसके यह लोग समर्थक हैं। दूसरा प्रश्न इनसे आप कर लीजिए, क्या इनकी सरकार केंद्र में आती है तो यह लोग किसी भी रूप में जो धारा 370 है उसको वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है? ठीक है, अपराजिता जी जवाब दीजिए। पहला सवाल आई थिंक पेशा कानून पे था, हास्यास्पद है। आई थिंक शिवम जी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पेशा कानून कांग्रेस पार्टी लाई थी जिसको आप अभी तक आज तक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आज तक आप लोगों को उनके पट्टों का अधिकार नहीं दे पाए, जल जीवन का अधिकार नहीं दे पाए। और एक और चीज मैं आपको शिवम जी पूछना चाहती हूँ, आपने खुद कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो खुद आपने आज जी न्यूज पे ये कबूल कर लिया है कि 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। 10 साल में आपने इन 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे क्यों रखा? ये जवाब है, ये सवाल है मेरा और है हर एक भारतीय नागरिक का आपसे। उन्होंने सवाल भी किया था आपसे एक 370 पर। दिव्यांश जी फिर से बोल दीजिएगा, मुझे सवाल पर उन्होंने आपसे सवाल किया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उनसे राय ले लीजिए। क्या सवाल था? फिर से एक बार 370 पर उन्होंने सवाल किया था आपसे, आपके स्टैंड को लेकर। 370 पे सवाल पूछने के लिए 370 पर अब सवाल पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रहा है क्या? आपने तो अभी जम्मू कश्मीर में अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि आपको पता था ना कि आपकी हार निश्चित है। आज जाइए और उस
उस धरातल में जाकर ठीक है। कश्मीर में अब सवाल- लोगों से सवाल पूछिए, पूछिए सवाल- कि सवाल। आज कितने हताश हैं लोग, आपने क्या किया वहां पर, लोगों चलिए, के लिए क्या अपराजिता जी, किया, सवाल आज आपने पूछ वहां लीजिए पे आप। चुनाव रख रहा है, इतने सालों तक चुनाव क्यों नहीं हुए? सवाल पूछ लीजिए आप शिवम जी से। जी, सवाल मेरा स्पष्ट सटीक है। इन्होंने खुद कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देते हैं, मतलब आप खुद स्वीकार रहे हैं कि 80 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो 10 साल आपकी ठीक है, सरकार शिवम भाई, रही केंद्र जवाब। में, तो आपने इन लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं शिवम किया जी, सवाल कि सुन गरीबी लीजिए, रेखा से अपना वो सवाल ऊपर आ सुन लीजिए, सके? फिर जवाब दे दीजिए। सवाल सुन लिया उन्होंने, जवाब- राशन जवाब। आपके शासनकाल में सड़ जाया करता था, जो राशन आपके जमाने में बेकार में फेंक दिया जाता था, उसका हमने सदुपयोग किया। अगर हमारे देश के भीतर आज इतना सामर्थ्य है तो हम एक कल्याणकारी राज्य है। इस देश में उस वह नागरिक जो अपनी मेहनत करता है उसको हम संसाधन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों हैं? एडवोकेट किया। हम तो हमेशा मानते हैं कि व्यक्ति को एक कैटलिस्ट के रूप में सरकार अगर इंटरवेंशन के माध्यम से, इकोनॉमिक इंटरवेंशन के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाता है तो वह स्वीकार्य है। लेकिन जनता से हमने अपेक्षा भी रखी और जनता ने भी हमारे साथ, जितने भी हमारी सरकार के सार्थक कदम रहे हैं, जनता का आत्मबल भी उसके पीछे सहायक रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जनता की इच्छा शक्ति और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो संकल्प लिए हैं 2047 में उत्कर्ष पर जाने के, उसको पूर्ण करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यह चुनाव जो लड़ रहे हैं, 14 में जो हम लड़े तो एक उम्मीद के साथ जनता ने हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वोट दिया था। 19 में जब लड़े तो जनता हमने हम पे 5 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर विश्वास किया था। और जब 2024 में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिवम भाई जवाब तो दे दीजिए, पे चुनाव लड़ रही है। आप राजिता जी के सवाल का जवाब तो दे दीजिए। 80 करोड़ वाला सवाल मैंने दिया तो 80 करोड़ लोगों को हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे खाद्यान्न के भंडार आज भरे हुए, हमारे देश के पास पर्याप्त तब मात्रा फिर में तो अनाज शिवम जी उपलब्ध है। और भी लोगों को उस मेरे ख्याल स्थिति से में हम अपने 80 करोड़ के ऊपर ही आंकड़ा चला जाना गरीब चाहिए। क्यों? सवाल ये है, देखिए परिजीता जी, 20 सवाल है 80 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे क्यों हैं? रखा ही नहीं है। राशन कार्ड जिस भी व्यक्ति के पास है, कोई गरीबी रेखा की सीमा हमने निर्धारित नहीं अब की है। क्राइटेरिया हर ही परिवार बदल को दिया, जो भी उसके लिए क्राइटेरिया ही पात्रता की बदल दिया। श्रेणी में आता है। अब आप देखिए, अपनी ये ही जो बातों पे मैंने वापस क्यों सवाल जा रहे जवाब हैं, शिवम करवाए, जी? जनता के आप सामने, अपनी बातों जनता पे के वापस सामने क्यों जा संदेश रहे ये हैं? था कि 8 सीटें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर आज चुनाव हो रहा अच्छा, है। अपराजिता से लेकिन मुद्दे देखिए कहाँ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए, मुद्दे कहाँ राष्ट्रीय स्तर तक नहीं, पहुंच गए, आप दिव्यांग जी, राष्ट्रीय स्तर आप तक मुझसे पहुंच गए। पूछिए, क्षेत्रीय 8 मुद्दे में से जनता ने कितने सुने? बिल्कुल। क्षेत्रीय मुद्दे जनता ने कितने सुने? दिव्यांश जी, 8 में से कितनी सीटें जीत रही हैं? दिव्यांश बोलिए, जी, बोलिए, शिवम जी बोलिए। से मेरा एक और छोटा सा सवाल नहीं, था। कांग्रेस ये की लोग विद्वान शिवम जी प्रवक्ता से से मेरा आप एक छोटा पूछिए सा कि सवाल था। 5 में से ये कितनी लोकसभा लोकतंत्र सीटें और जीतने वाले प्रजातंत्र हैं? की बात कर रहे थे। ऐसा कब होता था कि नॉमिनेशन के बाद नामांकन वापस ले लिया जाए? ऐसा कब होता था? ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र की सीधी सीधी हत्या भारतीय जनता पार्टी ने जो इंदौर में की है, वो आप बताइए शिवम जी, ऐसा क्यों किया? आपको इतना डर था कि आप इंदौर में आपका प्रत्याशी हार रहा है कि इस प्रकार जवाब के ले लेते हैं। हथकंडे अपनाने पड़ शिवम जी, गए? बोलिएगा। ये है सरासर लोकतंत्र अपराजिता और जी, सुन लेते हैं। प्रजातंत्र की हत्या। मैंने यह बात बहुत शुरू में बोली थी। देश में कोई इकलौती बार इस देश में निर्विरोध चुनाव नहीं जीता है। हमने देखा कि 26 से ज्यादा बार लोगों ने चुनाव जीता है। डिंपल यादव ने जीता है, फारूक अब्दुल्ला ने जीता है, कांग्रेस के तमाम और नेताओं ने भी निर्विरोध चुनाव जीता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिस नेतृत्व को अपने प्रत्याशियों का विश्वास नहीं हासिल है तो उनको स्वयं के भीतर झांक करके देखना चाहिए कि आपके दल में यह स्थिति क्यों है कि आपका प्रत्याशी आपके सिंबल पर लड़ने को तैयार नहीं। इकलौता इंदौर में ऐसा नहीं हुआ, सूरत में हुआ। रोहन गुप्ता आपके प्रवक्ता थे, वह चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। राजस्थान में आपने एक पूर्व मंत्री को चुनाव लड़ाने का प्रयास किया, वह चुनाव लड़ने के डर से विदेश में पलायन करने के लिए तैयार हो गए। इसके साथ ही साथ पुरी की सीट पर भी लगभग इसी प्रकार का देखिए, स्टेज ये देखने को मिला। आपके जंग तो बगैर शायद नेता कभी चुनाव खत्म के नहीं रणनीति होगी। से और यह तमाम चीजें मेहमानों को जनता देख राष्ट्रीय रही है मुद्दे कि ज्यादा आपके भा रहे हैं, नेतृत्व वाद में विवाद और चर्चा जबकि के जनता चाहती है सुनना क्षेत्रीय मुद्दे। नहीं दिव्यांश जी, डराने और धमकाने की राजनीति को दिव्यांश जी, मैं अभी से लोकतांत्रिक एक और चीज प्रजातांत्रिक देखिए, जिसने जो करना था कर लिया, नहीं डाल सकते। जिसने जो मुद्दे उठाने थे उठा लिए। भारतीय जनता पार्टी आज किस प्रकार की मतदाताओं ने विभिन्न अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर लिया। जो जनता बाकी रह गए वो देख लाइन में रही है। लगे हैं या पहुंचने वाले हैं। बस इंतजार 1 घंटे का और है लगभग, उसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा। 4 जून का इंतजार हम सभी कर रहे हैं, लेकिन चर्चा और विश्लेषण का दौर अब तब तक खत्म नहीं होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का जो संग्राम है, सियासी तौर पर भी, बयानों के तौर भी लगातार जारी है कोमल। निश्चित तौर पर, और हमारी भी महा कवरेज जारी है। पल पल की अपडेट सटीक तौर पर सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है और पहुंचाता रहेगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।